गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वापस बैठे हैं प्रियंका जी के साथ और प्रियंका जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, ITR 1, 2, 3, 4, 5 और आज वापस बात करेंगे ITR 5 के पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जरूर जाए डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ITR 5 के बारे में जानने के लिए। आज फिर से वापस हम मैम से पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। गुड मॉर्निंग अभिषेक। आज जैसा आपने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए क्या ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में की जाती है। सबसे पहले ITR 5 भी हमारा एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI के लिए वही ITR फॉर्म एलिजिबल है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जानना ये ज़रूरी है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसे, और दोनों में क्या डिस्टिंक्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि एज अ लेमैन या एज अ जिनको कुछ जानकारी होती है तो वो इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं, उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक ही लगता है। बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंक्लूड करता है नेचुरल पर्सन, मतलब एज ए ह्यूमन बींग आप मिलके एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना रहे हैं, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। इट मीन्स कि अगर 2 LLP मिलकर या 2 कंपनी मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना रहे हैं तो वो भी कही जाएंगी AOP। AOP और कुछ और जिस 2 LLP मिलके बनाते हैं तो हाँ। कुछ एग्जांपल्स और आप दे सके तो हम व्यूअर्स को। हाँ, फॉर एग्जांपल पिंकाश मेडकेयर LLP एंड टर्नसोल LLP। अगर ये दोनों मिलके विद कॉमन ऑब्जेक्टिव कोई वर्क बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कहलाए जाएंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, 2 कंपनी मिलके कर रही है, 2 कंपनी भी मिलके अगर सेम ऑब्जेक्ट के लिए फॉर अर्निंग का इनकम और एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए एक मिलकर काम कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहे जाएंगे। अगर देखा जाए तो रिसेंटली टाटा ने सिंगापुर की कंपनी के साथ मर्ज के साथ काम करने के लिए गाइडलाइंस किया, तो वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही कहलाएगा। इस बिल्कुल एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप एज अ मतलब अगर मिस्टर अभिषेक और द टाटा कंपनी मिलके वर्क करना चाहते हैं तो इट शैल बी कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, मेंबर प्लस मेंबर और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों में से कोई भी मिलके अगर बनाता है तो इट शुड बी कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या फ़र्क है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में अगर आप 2 कंपनी मिलके या 2 LLP या 1 LLP या कंपनी मिलके कोई काम करना चाहते हैं तो इट शुड बी कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं कहा जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बेसिकली होता है द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इट शैल बी नेचुरल, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग कि हाँ, जैसे मिस्टर अभिषेक एंड समवन मिस्टर A पर्सन बस अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी के लिए मिलकर एक काम करना चाहते हैं, इनकम शेयर करेंगे आपस में, तो इट शैल बी कॉल्ड एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान देने वाली बात ये है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन ही होंगे, राइट मैम? एग्जैक्टली। और आगे इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से है, हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन या BOI के लिए टैक्सेबल ट्रीटमेंट दोनों की एक जैसी ही रहती है। क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान देने वाली बात है, जहाँ नंबर 1 कि अगर हमारा एक मेंबर जो पर्सन है, चाहे वो कंपनी है या LLP है, आई एम टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन, ठीक है, सिमिलरली वही टैक्स ट्रीटमेंट जो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल रहेगी। उनका अगर शेयर नहीं पता, इंटरडिपेंडेंट है या अननोन है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम होती है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्सेबल की जाती है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब मैक्स टू मैक्स जितना टैक्स लगाना होता है, 30% इज अ मैक्सिमम मार्जिनल रेट। 30% LLP के लिए या कंपनी की, दोनों के लिए? दोनों के लिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन चाहे कोई पर्सन मिलके 2 पर्सन नेचुरल पर्सन मिलके बना रहे हैं या LLP मिलके बना रहे हैं या दोनों कंपनी मिलके बना रहे हैं या LLP और कंपनी या पर्सन के साथ बना रहे हैं, मतलब मैक्स रेट 30% है, चाहे OI हो या BOP हो। यस, मैक्सिमम मार्जिनल रेट 30% है। 30% मैक्सिमम मार्जिनल रेट प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो जो मेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, मेरी एसोसिएशन ऑफ AOP की जो इनकम होगी तो दैट शैल बी चार्ज एट 30% प्लस 37 प्लस 4%, इट शैल बी अराउंड एट 44 या 41 अराउंड टैक्स रेट बनेगा, तो इनकम इस पर कंप्यूट की जाएगी। और उस केस में क्या होता है, जहाँ मेरी AOP की इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्सेबल होती है तो उस केस में मेंबर का जो शेयर आता है उसके हैंड में आता है, वो टैक्सेबल नहीं होता, उसके पार्ट वो फ्री होता है। क्योंकि वहाँ एक जगह AOP जो है अपना टैक्स दे चुकी होती है, तो ये ट्रीटमेंट रहती है। और सेकेंड केस क्या आता है, मतलब आप कहेंगे ये ट्रिकी है, आप ये नहीं कह सकते कि ITR 1 या 2 या 3
आईटीआर 1 2 3 बहुत 4 सिंपल होती सिंपल है। है, मतलब कि आप लोग बढ़ के आईटीआर 5 बिना प्रोफेशनल के गाइडेंस के आप ना जाएं, बिल्कुल। एक प्रोफेशनल के गाइडेंस ले। हाँ, क्योंकि इसके अंदर टैक्स ट्रीटमेंट आप सेल्फ या तो प्रोफेशनल है, आप वेल गाइडेड है इनकम टैक्स प्रोविजन से, तो बेशक आप खुद फाइल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको अगर जानकारी नहीं है और आप एओपी हैं या बीओआई हैं, तो प्लीज़ आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। और हमारी अग्रवाल टैक्स कॉन की टीम आपको इस एओपी अगर आप बीओआई हैं तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, पूरा गाइड करेंगे कि क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल है, कैसे एक एओपी या बीओआई की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी, या फिर एक जो मेंबर है एओपी और बीओआई में, तो उनके लिए क्या इनकम टैक्स के प्रोविजंस का ध्यान रखना है, जिससे कि गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए और उनको पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेज ना फेस करना पड़े। मैम ये इसमें ड्यू डेट्स क्या होते हैं? सर, ड्यू डेट वही रहती है जो नॉर्मली एज एन इंडिविजुअल 31 जुलाई हमारी होती है, और अगर हमारा नॉन ऑडिट का केस है देन इट शेल बी ऑल्सो द 31 जुलाई, बिकॉज कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी जहाँ आपकी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, तो देयर शेल बी द रिस्पेक्टिव डेट्स। ठीक है, नॉर्मल एओपी बीओआई के लिए वही टैक्स ड्यू डेट्स हैं जो नॉर्मली एक इंडिविजुअल के लिए या एक एलएलपी या कंपनी जिसके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो 31 जुलाई फॉर द इंडिविजुअल और द पार्टनरशिप फर्म हुज ऑडिट आर नॉट बीन टेकन। ठीक है, और जहाँ कंपनीज का केस आ गया, कंपनीज का 30 सितंबर हमारा एजीएम होता है, 30, और हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जिनका ऑडिट नहीं है, जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है, 31 दिसंबर है ड्यू डेट। और जिनका टैक्स ऑडिट अगर है हमारा, तो फॉर द ऑडिटर द टैक्स जो टैक्स ऑडिट की रिटर्न फाइल करनी है उसकी 15 जनवरी है। और आगे जिस कंपनी या एलएलपी या मे बी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप और अदर मे बी द एओपी और बीओआई, ठीक है, और जो अब उनके पास टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो देन द फेब्रुअरी शेल बी द ड्यू डेट एज पर द एक्सटेंशन टिल डेट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। मैम कमेंट से आए हुए एक सवाल थे आपसे, मैं व्यूअर्स का नाम भूल गया हूँ, उसके सॉरी, पर कमेंट से एक सवाल थे कि बिजनेस प्रोफेशन में जो आईटीआर 4 जा रही है, तो हम डिसाइड कैसे करें कि ये प्रोफेशन है और ये बिजनेस है? ओके, इट्स वेरी सिंपल। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। प्रोफेशन टोटली मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग, आप कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप अलग सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं होता, प्रोफेशनल इज वेरी वाइड। इफ यू आर डॉक्टर देन यू आर प्रोवाइडिंग द प्रोफेशनल सर्विसेज, यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, आप बिजनेस नहीं कर रहे, यू आर बाय प्रोफेशन, देन यू आर रेंडरिंग अ सर्विसेज टू कस्टमर, तो प्रोफेशन माना जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट्स अ प्रोफेशनल सर्विसेज, यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस। मैम दोनों के टर्नओवर के हिसाब से अलग अलग पे टैक्स लगती है, जैसे बिजनेस पे वो 1.5 करोड़ के बाद ऑडिट्स है, और प्रोफेशन के 50 लाख से प्लस ऐसा कुछ है। देखिए, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या है कि जब हमारी 1 करोड़ से अबव टर्नओवर होती है देन देयर शुड बी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। ठीक है, हालांकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में दिया गया कि अगर आपकी अप टू 2 करोड़ टर्नओवर है तो आप प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं। इट मीन्स प्रिजम्पटिव में आप मिनिमम 44 एडी के अंदर 8% टैक्स पे कीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, और आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ यू आर इन केस यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, आप गुड्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, होलसेल या रिटेल सेल ऑफ प्रोडक्ट्स की वाइड टर्म है, जो भी आपका काम है, फर्टिलाइजर्स को सेल ऑफ करना, कुछ भी, इट्स अ वेरी ह्यूज लिस्ट, और पूरा गाइड भी किया। और अगर ऐसा नहीं है, हर चीज़ में आपको गाइड किया जाएगा, टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। तो प्रोफेशन के अंदर ये है कि अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहे हैं, 44 एडी है, आपके अगर सपोज 2 करोड़ तक टर्नओवर है, देन आप टैक्स ऑडिट में नहीं जाना चाहते, देन यू कैन पे अ मिनिमम द 6% टैक्स ऑन द ग्रॉस रिसीप्ट्स एंड यू कैन गो फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, दे आर नो नीड टू बी फाइल ऑडिट। ऑडिट एप्लीकेबिलिटी 1 करोड़ से अबव है तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट होगा प्रॉपर। ये बिजनेस के केस में बिजनेस भी या प्रोफेशन भी, बिजनेस के केस में 1 करोड़ एक्सीड करता है, प्रोफेशन में 50 लाख, जैसा आप अभी कह रहे थे कि मैम 50 लाख है क्या 1 करोड़ है। इन केस ऑफ प्रोफेशन, इफ द प्रोफेशनल प्रोवाइड्स सर्विसेज एंड एटलीस्ट विच उनको 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है, देन ही शैल बी लायबल टू डू ऑडिट अंडर सेक्शन 44 एडी थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडिट। मैम एक डॉक्टर ने सवाल हमारे कमेंट्स में पूछे हुए हैं कि अगर वो डॉक्टर सर्विस है तो प्रोफेशन में जा रहे हैं, क्या एक कंपनी बनाए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके, फिर तो उसकी टैक्स ऑडिट जहाँ 50 लाख पे आ गई थी, अब उनके 1 करोड़ के बाद टैक्स ऑडिट आएगी।
हाँ, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ऑलवेज अ आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी एंड द कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू. मिस्टर अभिषेक इज अ सेपरेट प्रोफेशनल एंड मिस्टर कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी और कंपनी के अपनी कंप्लायंसेस रहेंगी. तो एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजंस, जब चाहे असेसी के टर्म में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और द LLP और द AOP और BOI बीइंग द असेसी, और उनका अगर रिसिप्ट्स क्रॉस करता है एज पर द मॉनेटरी लिमिट्स, देन ही और शी लायबल टू बी डू ऑडिट अंडर रिस्पेक्टिव सेक्शन. थैंक यू मैम. मैम से और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. थैंक यू.